नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के बारे में जानेंगे और इस वीडियो में मुख्य रूप से हम जो चीज़ें सीखेंगे वो ये है कि मूल अधिकार क्या हैं, इन्हें भारतीय संविधान में क्यों शामिल किया गया है, कौन कौन से मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम समानता के अधिकार पर विस्तृत चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में जो अधिकार हैं बचे हुए हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें इस वीडियो को एक कंप्लीट पैकेज के रूप में तैयार किया गया है ताकि ये आपको केवल प्रारंभिक परीक्षा में नहीं बल्कि मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में भी ये काम आएगा। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हों तो आप अपने हाथ में पेन और कागज़ ज़रूर रखें और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगें उनको नोट करते चलें। अब देखते हैं कि मूल अधिकार क्या हैं। तो मूल अधिकार किसी भी नागरिक के वो अधिकार हैं जो उसको एक सशक्त सक्षम नागरिक बनने के लिए, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, चाहे उसकी पर्सनैलिटी का विकास हो, चाहे उसके फाइनेंशियल वेलबींग का विकास हो, चाहे उसके सामाजिक विकास हो, उसके लिए आवश्यक है। इसके अलावा मूलभूत अधिकारों को संविधान में एक गारंटी के रूप में शामिल किया जाता है। गारंटी का मतलब ये है कि यदि कोई भी सरकार या राज्य इन अधिकारों को छीनने का प्रयास करती है तो नागरिक को ये अधिकार होता है कि वो न्यायालय में जा सकता है और ये गुहार लगा सकता है कि सरकार ऐसे कानून को ऐसी प्रक्रिया को रद्द कर दे जिससे कि किसी भी नागरिक के अधिकार का हनन होता है। इन्हें भारतीय संविधान में शामिल करने के पीछे जो मुख्य वजह थी वो ये थी कि हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों की लाठियाँ खाई थी और जेल गए थे और जितने भी तरह के अत्याचार हैं वो उन्होंने झेले थे। तो सभी इस बात को लेकर के सहमत थे कि जब भी भारत आज़ाद होगा, हमारा खुद का संविधान होगा, हमारा खुद का शासन होगा, तो उसमें मूलभूत अधिकारों का एक चैप्टर उसमें शामिल किया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक बार मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उसने रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी। तो उसमें भी मूलभूत अधिकारों को शामिल किया गया था और जब हमारा भारतीय संविधान बना तो उस रिपोर्ट में से भी कई अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किए गए। इसके अलावा लोकतंत्र की जो मूलभूत भावना है वो भावना ये है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को इतना सक्षम समझा जाए कि वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से अपने ऊपर शासन कर सके। उसे इतना बुद्धिमान माना जाए कि वो ये निर्णय कर सकता है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसका जो सामाजिक और मानसिक विकास है वो एक सही स्तर का हो और इसके अनुरूप इसके अलावा कई एक जैसे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और कई ऐसे अधिकार हैं जो कि लोकतंत्र के लिए परम आवश्यक हैं। इस कारण भी इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसके अलावा जब हमारा संविधान बन रहा था तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक जो मानवाधिकारों का घोषणा पत्र भी हमारे समक्ष था। तो हमें उससे भी प्रेरणा प्राप्त हुई कि हमें अपने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करना है। इसके अतिरिक्त जो यूएसए का संविधान है वो भी एक उदाहरण के तौर पे हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष था। तो उससे भी उन्होंने प्रेरणा ली और इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। एक बात और थी कि कुछ एक बुराइयां थी जो पुरातन समय से चली आ रही थी, जैसे कि अनटचेबिलिटी और एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा शोषण। तो ऐसी कुछ बुराइयों का अंत भी हमें अपने संविधान में करना था। इसी कारण भी कुछ मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। एक वजह यह भी थी कि जिस समय हमारा संविधान निर्मित हो रहा था तो जो हमारा देश है वो सांप्रदायिकता की चपेट में था। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में झगड़े हो रहे थे और एक प्रबल मुहिम चल रही थी कि भारत का बंटवारा हो और पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश बने। तो
एक स्वाभाविक तौर पे जो लोग भारत में रह गए थे, जो अल्पसंख्यक थे, उनके मन में ये भय था कि उनका भविष्य क्या होगा। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समावेश मूल अधिकारों के तौर पे किया गया। और सबसे बड़ी बात, यदि आप देखें, यदि हमने इससे पहले उद्देशिका को देखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको वीडियो में जाकर के देख लें, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो हमारी संविधान की उद्देशिका है उसका जो अंतिम लक्ष्य है, वो अंतिम लक्ष्य ये है कि जो देश के नागरिक हैं उनके बीच में आपसी भाईचारा को बढ़ावा मिले और सभी नागरिक इस देश के अंदर गरिमापूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और इस भावना के अनुरूप भी भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का समावेश किया गया। और न केवल मूल अधिकार बल्कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और मूल कर्तव्य हैं, तीनों मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं जो कि मानव जीवन के विकास के लिए और गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार हैं जो शामिल किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 14 से लेकर के और 18 तक ये समानता के अधिकारों का समावेश किया गया है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 21 तक इनका समावेश है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 एंड 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 टू 28 और अल्पसंख्यकों के अधिकार आर्टिकल 29 एंड 30 और सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्यों है। तो सबसे पहले ये देखें कि जो आर्टिकल 14 से पहले आर्टिकल 13 है वो ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो कि इन अधिकारों में कमी करता हो या इन अधिकारों को कम करता हो। और यदि कोई ऐसा कानून बनाता है तो वो स्वतः ही प्रभाव शून्य हो जाएगा, वो इस देश में लागू नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मूल अधिकारों की शुरुआत से पहले ही ये सरकार के लिए, राज्य के लिए ये निर्देश दिया गया है कि वो किसी भी कंडीशन में मूल अधिकारों को नष्ट नहीं कर सकती है, खत्म नहीं कर सकती है। अब देखते हैं आर्टिकल 14। तो जो आर्टिकल 14 है वो कहता है कि भारत के नागरिकों में विधि के समक्ष समता होगी एवं विधियों का समान संरक्षण होगा। इसका मतलब ये है कि जो देश का कानून है उसकी नज़र में देश के सभी नागरिक समान हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो चाहे एक आम नागरिक हो। यदि वो किसी भी कानून के तहत अपराध करता है तो उसको समान रूप से उसको दंडित किया जाएगा। ये भी है कि यदि जो अधिकार विधियों का समान संरक्षण, इसका तात्पर्य ये है कि जो राज्य एक नागरिक के लिए या एक समूह के लिए कानून बनाएगा, जो सुविधाएं प्रदान करेगा, वो वही सुविधाएं दूसरे नागरिकों को भी समान रूप से प्रदान करनी होगी। इसमें ये जो दो वर्ड हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट रूप से माना है कि दोनों ही शब्द जो है, दोनों ही वाक्य एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जहाँ पे विधि के समक्ष समता का उल्लंघन होगा वहाँ पे विधियों के समान संरक्षण का उल्लंघन होगा ही होगा। तो इसलिए जो है दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। और ये अधिकार भारतीय संविधान में केवल नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है, बल्कि जो यदि कोई विदेशी नागरिक है वो भारतीय सीमा में आता है तो उसे भी ये अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो मानवाधिकारों का घोषणा पत्र है उसका भी ये एक भाग है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का अंग माना है। बुनियादी ढांचे का अंग होने का मतलब ये है कि संसद किसी भी परिस्थिति में संविधान संशोधन के जरिए भी इसे हटा नहीं सकती, इसे बदल नहीं सकती। लेकिन इसमें जो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण जो शब्द है, उसका जो मार्गदर्शी सिद्धांत है, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति समान
परिस्थिति में हैं उनके बीच समानता होनी चाहिए। कुछ एक परिस्थिति के आधार पे वर्गीकरण किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि आपने दौड़ के लिए नियम बनाए और उस दौड़ के नियम में ये आपने कर दिया कि जो व्यक्ति सबसे पहले उसमें कम समय में लक्ष्य तक पहुंचेगा वो विनर होगा, जीतेगा। और आपने एक लंगड़े को खड़ा कर दिया और एक जो है तंदुरुस्त आदमी को खड़ा कर दिया, तो ये समानता कहाँ हुई? ये हुआ कि रूल तो समान है लेकिन उनके बीच में जो शारीरिक अक्षमता है उसको लेकर के विभेद है, तो यहाँ पे असमानता हो गई। तो यहाँ पे जो समानता देखी जाएगी वो समानता इस रूप में देखी जाएगी कि स्वस्थ व्यक्तियों का कंपटीशन अलग हो और जो विकलांग है उनका कंपटीशन अलग हो। जो यदि इसमें विनर को देखा जाए तो विकलांग व्यक्तियों का कंपटीशन हो, उसमें जो सबसे प्रथम आए उसे माना जाए। तो यहाँ पे जो समानता का अधिकार है, जो विधियों का समान संरक्षण है, उसका तात्पर्य ये है। लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी जो प्रक्रिया है जो आप वर्गीकरण कर रहे हैं वो वर्गीकरण मनमाना और अनुचित नहीं होना चाहिए, उसके पीछे कोई एक तार्किक और ठोस रीजन हो। और ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने पास रखा है कि न्यायालय ये देखेगा कि आपने जो वर्गीकरण किया है, जिस आधार पे आप ये बना रहे हैं कि ये लोग समान परिस्थिति के हैं, तो वो उचित और न्याय संगत है या नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि कोई भी कार्रवाई जो मनमानी होगी और निरंकुश होगी वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करेगी ही करेगी। तो इस तरीके से जो हमारा अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14 है, वो हर तरह की मनमानी, स्वेच्छापूर्ण और निरंकुश कार्रवाइयों पे अंकुश लगाता है। इसमें इस अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने सुने जाने का अधिकार भी सम्मिलित किया है। अब मैं बताता हूँ आपको कि सुने जाने के अधिकार से तात्पर्य क्या है। मान लीजिए कि आपको किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है या आप पे कोई आरोप लगाया जाता है, तो आप पे आरोप लगाने के बाद आपको दंडित करने से पहले आपको सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा, आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होगा। और यदि आपको मौका नहीं दिया गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आपके अधिकारों का हनन किया गया है। इसीलिए ज़्यादातर जो रेट हैं हाई कोर्ट में तो इस बेस पे भी लगती हैं कि उसे जो है पर्याप्त रूप से सुना नहीं गया या उसे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। अब ये सवाल आया था कि क्या कैदियों को मतदान से वंचित करना आर्टिकल 14 का उल्लंघन है? तो अब यहाँ पे आप देखें कि एक व्यवहारिकता थी, तो इसलिए ये कहा गया कि वर्गीकरण जो है राज्य कर सकता है। तो यहाँ पे जो है वर्गीकरण किया गया है कि जो फ्री नागरिक हैं, जो स्वतंत्र नागरिक हैं और जो जेल में हैं, उनके बीच में यदि विभेद किया जाता है तो ये विभेद सही तरीके का है और तार्किक है। क्योंकि आप यदि किसी अपराधी को वोट देने के लिए अधिकार देते हैं तो हो सकता है कि वो भाग जाए, और यदि वो भाग जाता है तो दूसरी तरह की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जो है आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है। इसी तरीके से आपके मन में सवाल आ सकता है कि मेट्रो रेल में जो है महिलाओं के लिए सेपरेट सीट या बसों में सेपरेट सीट होती है, तो क्या ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्या ये विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का उल्लंघन नहीं है? तो इसके पीछे का भी वही सिद्धांत है कि वर्गीकरण, ये भी वर्गीकरण मनमाना नहीं है, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनके लिए उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है। तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता है। अब देखते हैं आर्टिकल 15। जो आर्टिकल 15 है वो कुछ आधारों पे किसी भी तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो विभेद है, उसका निषेध करता है, उस पर रोक लगाता है। जैसे कि आप धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, मूल वंश के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे सिख या ईसाई, आपको जो अधिकार हिंदू को प्राप्त होंगे नागरिक के तौर पे, वही अधिकार अन्य को भी प्राप्त होंगे। इसी तरीके से चाहे आप किसी भी जाति के हैं, यदि आप भारत के नागरिक हैं
तो आपको सारे अधिकार एक नागरिक के तौर पे मिलेंगे, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं। आपके साथ इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चाहे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, या नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, या भारत के किसी भी कोने में के आप रहने वाले हैं, और यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपके साथ आपके जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके आधार पे आपको रोका नहीं जा सकता। तो एक है कि दुकानों में प्रवेश। आपको इन आधारों पे कोई भी व्यक्ति आपको दुकान में अंदर प्रवेश करने से नहीं रोक सकता है। यदि वो ऐसा करता है तो आप जो है न्यायालय की शरण जा सकते हैं, उस पर कार्रवाई होगी और हो सकता है कि उसकी दुकान बंद हो जाए और उसको सजा भी हो, उसको दंड भी मिले। इसी तरह सार्वजनिक भोजनालय जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे भी इन आधारों पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। होटल और जो सिनेमा घर हैं वहाँ पे भी आपको इस आधार पे केवल इन आधारों पे आपको नहीं रोका जा सकता है। मान लीजिए आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी स्थान के रहने वाले हैं, आप महिला हैं या पुरुष हैं, यदि आपने उस टाकीज का टिकट लिया हुआ है जो निर्धारित है तो आपको पूरा अधिकार है कि आप वहाँ जा कर के और उसको देख सकते हैं। ये एक बड़ा ये आज इसकी महत्ता भले आपको समझ में ना आए, लेकिन उस समय जब अंग्रेजों ने टाकीज के बाहर लिखा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अपमानजनक और होता था कि आप वहाँ पे उनके साथ में बैठ करके और पिक्चर या मूवी नहीं देख सकते थे। तो ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके अलावा सरकार ने जो कुएं बनवाए होंगे, नलकूप लगाए होंगे, जो तालाब बनवाए होंगे, आम जनता के नहाने के लिए नदियों के किनारे घाट बनवाए होंगे, उसमें भी आपको इन आधारों पे कोई रोक नहीं सकता है। इसी तरीके से सड़क और वो सारे स्थान जहाँ जो आम नागरिकों के लिए खुले हैं उन पे आपको किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यदि कोई आपके साथ भेदभाव करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, आप न्यायालय जा सकते हैं और इस पे आपको पूरा अधिकार है कि जो व्यक्ति जिसने आपके साथ भेदभाव किया है उसको आप दंडित करवाएं। लेकिन इस अनुच्छेद में भी कुछ एक परंतु जोड़े गए हैं जिनके आधार पर राज्य विशेष व्यवस्था कर सकता है। जैसे कि यदि राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, कि जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि राज्य चाहे तो महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण बसों में, ट्रेन में, इनमें कर सकता है। इसी तरीके से यदि राज्य को लगता है कि विधानसभा में या राज्यसभा में या पंचायत स्तर पे यदि महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो पर्याप्त नहीं है तो वहाँ पे वो आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, या कि कुछ ऐसे प्रावधान कर सकता है कि जिसमें बच्चों को विशेष रूप से संरक्षण मिले। तो इसमें इस अनुच्छेद की कोई भी ऐसी प्रक्रिया सरकार को ऐसा करने से रोक नहीं सकती है। इसके अलावा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिक हैं तो और SC/ST संवर्ग से जो लोग आते हैं उनकी भी तरक्की के लिए सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि सरकार को इससे रोके। अब आपको ये चीज़ लगती होगी, आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि आपको समानता होगी, आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप दूसरों को प्रिविलेज दे रहे हैं। तो इसमें इस प्रिविलेज दे रहे हैं तो फिर आपके अधिकार का मतलब क्या रहा? तो अभी या कि इसमें इतने परंतु लगा दिए गए हैं, इतने जो है इफ एंड बट लगा दिए गए हैं कि इन अधिकारों का प्रभाव ही समाप्त हो गया है। तो इसका जवाब हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। आप बने रहें, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 16 क्या कहता है। तो आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसका मतलब ये है कि यदि राज्य के अधीन कोई सरकारी सेवा के लिए पद निकलते हैं तो भारतीय नागरिक होने के नाते सभी नागरिकों को समान रूप से उसमें, यदि आप उस योग्यता को पूरा करते हैं जो उसकी डिमांड है, तो आपको उसका फॉर्म भरने का अधिकार है, आपको उस प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का अधिकार है, और यदि आप उसमें सफल होते हैं तो आपको वो पद और वो पोस्ट जो है पाने का अधिकार है। आपको आप धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, आपके लिंग के आधार पे
किसी तरह का आपसे इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ये भी थी कि सरकार चाहे तो कुछ एक स्थानों पर निवास संबंधी योग्यताएं लगा सकती है। जैसे कि आप ये समझें कि मध्य प्रदेश MPPSC की भर्तियां निकली, तो ये कर सकती है कि कुछ एक पद जो है जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए आरक्षित रहेंगे। लेकिन इसके बाद 1957 में एक कानून बना, संसद ने पारित किया, लोक नियोजन में निवास संबंधी अपेक्षाएं, एक कानून बना। और इस कानून बना करके इसको स्पष्ट कर दिया गया कि यदि वो भारत का नागरिक है तो उसको कहीं भी एग्जाम देने का अधिकार है, उस लोक नियोजन में भर्ती में सम्मिलित हो सकता है और वो पद हासिल कर सकता है। और आप देखते भी हैं कि मध्य प्रदेश में भी जैसे MPPSC की बात करें तो दूसरे राज्य के जो नागरिक हैं, दूसरे राज्य के जो निवासी हैं, वो भी यहाँ पे आकर के परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और सफल भी होते हैं। इसी तरीके से यूपी और बिहार में भी जब राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन होता है तो दूसरे जो स्टेट के नागरिक हैं, जो निवासी हैं, उनको भी उसमें सम्मिलित होने का और चयनित होने का पूरा अधिकार होता है। इसमें किसी तरह की कोई रोक नहीं है। लेकिन इसमें जो आर्टिकल 16(4) है, 16(4) ये कहता है कि जो राज्य है, राज्य का तात्पर्य यहाँ पे आप एक समूची शासन व्यवस्था से ले सकते हैं जिसमें कि विधायिका, कार्यपालिका दोनों सम्मिलित हैं। तो आप जो है राज्य जो है पिछड़े नागरिकों के लिए, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। पर इसमें ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि राज्य को ये लगना चाहिए या राज्य के पास इसके ठोस रीजन होने चाहिए कि अमुक जो वर्ग है उसका पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अलावा आर्टिकल 16(4) का में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संवर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षण की विशेष व्यवस्था की गई है। और जो एक परंतुक है उसमें भी ये एक है आर्टिकल 16(5) में कि राज्य जो है ये एक कंडीशन लगा सकता है कि किसी विशेष धार्मिक संस्था का जो पदाधिकारी है वो विशेष धर्म को मानने वाला हो। मान लीजिए कि ये राज्य विहित कर सकता है कि जो हिंदू मंदिर हैं उनका जो संचालक है, उनका जो पुजारी है वो कोई हिंदू ही हो, या कि जो कोई बड़ी मस्जिद है या मुस्लिम ट्रस्ट है उसका जो संचालक होगा वो एक मुस्लिम धर्म से होगा, या कि कोई जो गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी है तो गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को संचालित करने वाला व्यक्ति कोई सिख ही होगा। तो इस तरह से ये चीज़ें, इसमें सरकार को कोई रोक नहीं है। इसमें भी वही चीज़ है जो मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट का जो मार्गदर्शी सिद्धांत है कि जो समानता है वो समान वर्ग के लोगों में देखी जाएगी और राज्य जो है वर्गीकरण कर सकता है, पर यह वर्गीकरण उचित होना चाहिए, मनमाना और निरंकुश नहीं होना चाहिए। तो यदि ये प्रावधान करता है कि किसी विशेष धार्मिक संस्था का जो पदाधिकारी है विशेष धर्म को मानने वाला हो, तो ये किसी भी तरीके से मनमाना या स्वेच्छाचारी नहीं है, ये वर्गीकरण तर्कसंगत है। अब इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के कुछ एक निर्णय हैं आर्टिकल 16 के संबंध में कि सरकार को SC, ST और OBC के लिए आरक्षण करने की अधिकारिता है, सरकार आरक्षण कर सकती है। और यदि किसी भी संवर्ग का सरकारी सेवाओं में यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो, लेकिन आरक्षण ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो संविधान में प्रदत्त किए गए अधिकार की प्रभाविकता को ही समाप्त कर दे, उसके इफेक्ट को ही समाप्त कर दे। और इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आरक्षण किसी भी हालत में 50% से ज़्यादा नहीं होगा। और लेकिन जब ये निर्णय पारित किया गया तो उस समय पे जो कुछ एक राज्य थे जहाँ पे कि आरक्षण 50% से ज़्यादा था, जैसे कि तमिलनाडु राज्य है, वहाँ पे आरक्षण 50% से ज़्यादा था। तो इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए और न्यायालय के निर्णय की रक्षा करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और इसको 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। मैं आपको बताऊं कि जो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची है इसको 1951 में शामिल किया गया था, और इसको इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में आज़ादी से पहले जमींदारी प्रथा थी और जो ज़मीनें हैं वो कुछ एक मुट्ठी भर लोगों के हाथ में थी और आम जनता जो है बहुत ही बदहाली और गरीबी का जीवन जी रही थी।
तो जो कृषि संबंधी सुधार हैं, जो भूमि सुधार के कानून हैं, उनको लागू करने के लिए सरकार को प्रयास करना था। लेकिन भारतीय संविधान में एक जो आर्टिकल 31A एंड बी है, उसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था। तो जैसे ही सरकार ने इन पे कार्रवाई करनी शुरू की, तो ये आर्टिकल 31A एंड बी का सहारा लेकर के कोर्ट पहुंचने लगे और उन सारे प्रावधानों को रद्द करवा दिया, रद्द करवाने का प्रयास किया गया, जिससे कि आगे इस तरह के कानूनों को लागू ना किया जा सके, उनकी ज़मीनों का जो न्यायपूर्ण बंटवारा है वो ना हो सके। और इसको रोकने के लिए भारतीय संविधान में 9 शेड्यूल शामिल किया गया है कि भारत की संसद जो है जिन चीज़ों को, जिन कानूनों को, चाहे वो राज्य के हों या संघ के हों, कानूनों को 9 शेड्यूल में शामिल कर दिया जाएगा। न्यायालय उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि बाद में संपत्ति के अधिकार को भी हटा दिया गया, तो अब जो है संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, आज वो मूल अधिकार नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है इन परंतु को देख करके कि भारतीय संविधान में इतने इफ एंड बट्स लगा दिए गए हैं कि जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनकी जो इफेक्टिवनेस है, उनकी जो प्रभाविकता है, वो समाप्त हो गई है? तो यदि देखा जाए तो ये जो सवाल है वो गलत मान्यता पर आधारित है। कोई भी अधिकार निरपेक्ष नहीं होता है, एब्सोल्यूट राइट कोई भी नहीं होते हैं। आपको यदि बोलने की आज़ादी है तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है और वो भारत का नागरिक है, तो उसको भी बोलने का उतना ही अधिकार है जितना कि अधिकार आपको है। तो आप जब आप बात करें तो सामने वाले व्यक्ति की भी मर्यादा का आप ध्यान रखें। इसके अलावा यदि आपकी बोलने की आज़ादी है तो इसका मतलब ये है कि आप इसका सदुपयोग करें, ना कि इसका दुरुपयोग करें। आप यदि बोलने की आज़ादी का दुरुपयोग करके और दंगे भड़काते हैं और ऐसी चीज़ें कहते हैं जिससे कानून और व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है, तो वहाँ पे रोक तो होना ही चाहिए। इसके अलावा कई एक जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग थे, तो उनको भी यदि समकक्ष दर्जा देना था तो वो अधिकार भी इसमें सम्मिलित किए जाने आवश्यक थे। और ये कहना गलत है कि अधिकार जो है इतने कम हो गए हैं कि इनकी प्रभाविकता समाप्त हो गई है। आप ये देख लें कि आज आप देश के प्रधानमंत्री की भी आलोचना करते हैं, उसे गाली देते हैं, तब भी आपको कोई कभी पुलिस पकड़ करके जेल में बंद नहीं करती है। यही चीज़ आप चाइना में करिए या किसी अन्य देश में करिए, आपको दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा जब भारत ने लोकतंत्र लागू किया तो जो पश्चिमी देश थे उन्होंने ये कहा था कि भारत बच्चे के हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा रहा है, जो कि पेड़ काटने के बजाय अपने ही हाथ पैर काट लेगा। लेकिन हमेशा भारत ने इसको गलत सिद्ध किया और लगातार आप देखिए कि जो चुनाव हैं उनमें वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है। और ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, ये लोगों की जागरूकता को दर्शाता है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता को दिखाता है। और हमारा जो लोकतंत्र है वो लगातार मजबूत हुआ है। और इसके अलावा आप ये समझें कि अभी हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि आर्टिकल 19 से लेकर के 21 के बीच में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें आर्टिकल 21 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने इसको इतना विस्तार दिया है कि जो अधिकार भारतीय संविधान में सम्मिलित थे उससे कई ज़्यादा अधिकार इसमें अब आज समाहित हो गए हैं। जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आजीविका का अधिकार, बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, कई अधिकार हैं जो कि इसमें शामिल कर दिए गए हैं। तो ये भी एक वजह है। और तो संविधान में रोक वहीं पे लगाई गई है जहाँ पे वो देश की एकता को, अखंडता को और प्रभावित कर सकते थे। और रोक और एक बात जो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए वो ये है कि हमारे किसी भी व्यक्तिगत हित की तुलना में हमारे जो राष्ट्र का हित है, हमारे जो देश का हित है, वो सर्वोपरि है। और उस हित में जो रोक लगाई गई है उस पे वो पूरी तरह से न्याय संगत है। और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए बैठा है कि यदि कोई भी रोक मनमानी या अनुचित होगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर देगा। थैंक यू। आज बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में देखेंगे काफ़ी डिटेल में। इसमें आर्टिकल 19 और 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है हर लिहाज से। तो बने रहें। धन्यवाद।